Welcome students, welcome back to the class once more. Today we will going to discuss the dual nature of the radiation. तो हमने क्लास 10th में कुछ पढ़ा हुआ है टॉपिक्स, वो है कि जो फिनोमेनन जैसे डिफ्रैक्शन है या इंटरफेरेंस है या पोलराइजेशन है, ये हम वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्लियर? श्योर? लेकिन लाइट कुछ ऐसे फिनोमेनन शो करती है जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते. वो कौन कौन से हैं? उसमें सबसे प्रोमिनेंट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट. दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एक्सप्लेनेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, उस पर तो उसको नोबेल प्राइज भी मिल गया था. तो इसलिए ये फिनोमेनन इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है. हीट कैपेसिटीज ऑफ द सॉलिड्स और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज एंड अदर एटम्स का जो है, वो भी जो है वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाता. क्लियर नहीं क्लियर आपकी बात? तो इसका मतलब है ये जो फिनोमेनन है वो लाइट के वेव नेचर पर अगर नहीं है तो फिर लाइट के कौन से नेचर पे होंगे? ऑब्वियस है, पार्टिकल नेचर पे. क्लियर? अब इसको आपको बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलना है. वो बात क्या है कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, या जिसको आप वेव थ्योरी बोलते हो, जो इमिशन का, जो एनर्जी का इमिशन है या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है. ठीक है ना? क्लियर है ये बात आपको? तो पहली जो बात है वेव नेचर ऑफ लाइट की, वो क्या है कि जो वेव नेचर ऑफ लाइट है उसे माना जाता है जो एब्जॉर्प्शन है या फिर जो इमिशन है. किसका? इमिशन ऑफ एनर्जी वो क्या होता है? दैट हैपन्स कंटिन्यूसली. दैट हैपन्स व्हाट? कंटिन्यूसली. क्लियर आपको ये बात? अब क्या ऐसा होता है क्या? क्लियर? और जो एनर्जी है वो क्या है? दैट इज दी स्क्वेयर ऑफ दी एम्पलीट्यूड के इक्वल है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है. ठीक है? और क्या है? और जो एनर्जी है वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया. क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट? तो आपके सामने मैं दोबारा बता देता हूँ. एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी है. जो एनर्जी है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है. और जो वेव नेचर के अकॉर्डिंगली जो एब्जॉर्प्शन या एमिशन ऑफ एनर्जी होता है वो कंटिन्यूसली होता है. श्योर अबाउट दैट? और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो वर्ड आएगा यहाँ पे, वो वर्ड आएगा इंटेंसिटी. एक आपको यूज़ होगा. तो इंटेंसिटी का यहाँ पे मतलब होगा पावर बाय एरिया. पावर बाय एरिया. तो पावर क्या होता है? जूल्स पर सेकंड. और एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या होता है कि इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी रिलीज्ड पर सेकंड पर यूनिट एरिया. उसको नाम बोलते हैं इंटेंसिटी. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. तो ये इंटेंसिटी है. क्या ये इंटेंसिटी है? तो इसका मतलब, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, इंटेंसिटी मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी जो बॉडी है, एनी heating body or any heating substance
ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी या स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड है, तो ऑन हीटिंग द बॉडी और सब्सटेंस क्या आना चाहिए, शुड एमिट radiation of the same wavelength but with more intensity। मान लीजिए T1 पर कोई गैस जो है, कोई सॉलिड जो है, वो मान लीजिए रेड कलर दे रहा है, आप उसको हीटिंग करते 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 T2 पे ले जाएं तो वो रेड ही रहना चाहिए, कलर शुड नॉट चेंज, वेवलेंथ क्योंकि कलर पे होती है। तो ये चौथा पॉइंट है कि अगर हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसको जो रेडिएशन देना चाहिए वही देना चाहिए जो पहले टेम्परेचर पे आया है उसका, ठीक है ना। तो इफ अगर T2 ग्रेटर दैन T1 है तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कलर जो है मोर इंटेंस होना चाहिए, कलर और इंटेंसिटी का हो जाना चाहिए, लेकिन वेवलेंथ नहीं उसकी चेंज होनी चाहिए, उसकी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए लेकिन उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। क्लियर आपको मेरी? ये चौथा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट को और इंडोर्स कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैक्सवेल की वेव थ्योरी बोल रही है। क्या बेटे? ऑल दीज आर फैक्ट्स गिवन बाय मैक्सवेल। ये आपको बात समझनी है, ये मैक्सवेल के पॉइंट, सारे पॉइंट्स मैक्सवेल ने बताए हुए हैं, मेरा कंट्रीब्यूशन जीरो है। क्लियर आपको ये बात? श्योर अबाउट? दोबारा चेक कर लेते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली होता है। नंबर 2, जो एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। जो एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की होती है, लेकिन इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है पावर बाय एरिया। पावर क्या होती है? जूल्स पर सेकेंड। इसका मतलब है एनर्जी इमिटेड पर जूल पर सेकेंड पर यूनिट स्क्वायर विल डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेवलेंथ गिवन बाय द बॉडी। तो अगर आप किसी बॉडी को हीट करेंगे तो हीट करते हुए जो वो कलर शो कर रही है वही कलर उसको कंटिन्यूसली शो करना चाहिए विदाउट एनी चेंज इन कलर, बट द इंटेंसिटी जो हीट जो पर यूनिट एरिया हीट जो बाहर आ रही है वो बढ़नी चाहिए, लेकिन कलर नहीं चेंज होना चाहिए, कलर उतने रहना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है वेव नेचर ऑफ द लाइट या मैक्सवेल थ्योरी। श्योर अबाउट दैट? क्लियर है आपको ये बात? ओके बेटे। अब रियलिटी में क्या होता है ऑन हीटिंग सॉलिड? क्या होता है रियलिटी में ऑन हीटिंग सॉलिड? ठीक है जी। तो ऑन हीटिंग सॉलिड क्या ऑब्जर्व होता है अगर रियलिटी में चेक करें? अब वो चेक करेंगे हम। तो जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं तो क्या देखा गया कि उनमें तो बहुत वाइड रेंज की वेवलेंथ निकलती है, ठीक है ना। क्लियर नहीं क्लियर? जैसे कि मान लो जब आप एक आयरन रॉड को हीट करते हो फर्नेस में, when iron rod heated in a furnace, तो क्या देखा गया वहाँ पे कि जब हम किसी आयरन रॉड को हीट करते हैं फर्नेस में तो क्या ऑब्जर्व होता है? ठीक है, तो ऑब्जर्व होता है कि पहले वो जो है रेड कलर की होती है, और हीट करने पर क्या होता है? और हीट करने पर वो थोड़ा सा इंटेंस रेड हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप उसको और हीट करते हैं तो फिर वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप उसको और हीट करते हैं, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाइट कलर में। और फाइनली क्या होता है? वो ब्लू टिंज लेके, ब्लू कलर लेके
ठीक है जी, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारे पास जो रेड है, ऑरेंज है, येलो है, वाइट है, ब्लू है, ये क्या है कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ठीक है, व्हेन हीटेड इन ए फर्नेस। तो आप क्या कर रहे हो, उसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो जब ये एरो जा रहा है तो क्या हो रहा है, यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या कर रहे हैं आप, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहले जो रॉड, मेन जो आयरन की रॉड होती है, दिखा होगा ग्रे से कलर की नजर आती है आपको, लेकिन जब हीट करते हैं तो रेड कलर की हो जाती है, फिर वो रेड ऑरेंज बन जाता है, फिर वो ऑरेंज येलो बन जाता है, फिर वो ऑरेंज वाइट, फिर ब्लूइश नेचर का हो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो सबको मालूम है जो रेड है उसकी वेवलेंथ लार्ज है, और जो ब्लू की वेवलेंथ है वो स्मॉल है। इसका मतलब ये हुआ हीटिंग करने पर क्या हुआ, हीटिंग करने पर जो रेडिएशन है वो हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ शिफ्ट हुआ। ऑन हीटिंग क्या हुआ, द रेडिएशन इमिटेड आउट, रेडिएशन क्या, जो रेडिएशन इमिटेड आउट हुए क्या हुए, ठीक है, दे चेंजेस एंड क्या हुए, एंड दे चेंजेस फ्रॉम एंड दे चेंजेस फ्रॉम फ्रॉम हायर वेवलेंथ टू दी लोअर वेवलेंथ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये क्या है, हीट एंड टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजिंग। और साथ साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका मतलब कि जो इंटेंसिटी गिवन आउट है, मतलब जो हीट गिवन आउट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया है वो भी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ चेंजेस, इंटेंसिटी चेंजेस, यहाँ बोलते हैं वेवलेंथ जो है डिक्रीज कर रही है और जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। तो ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से आई, ये ऑब्जर्वेशन आई हीटिंग ऑफ सॉलिड्स, हीटिंग रॉड से। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर नहीं क्लियर? तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझना है, ये जो ऑब्जर्वेशन अभी हमने की है, ये ऑब्जर्वेशन वेव नेचर से नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये वेव नेचर यहाँ पर नहीं आ रही, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरफ से ध्यान दें तो वहाँ पर जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होती है और इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वहाँ पर जो एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड है तो वहाँ पर वेवलेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वेवलेंथ भी चेंज हो रही है और साथ साथ क्या हो रहा है, साथ साथ इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। क्लियर नहीं क्लियर आपको ये बात? तो ये जो है वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया, वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये एक्सप्लेनेशन बाद में, बहुत बाद में, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन किसने दी, ये एक्सप्लेनेशन दी हमारे साइंटिस्ट का नाम था प्लैंक्स, उसने दी। उसने ये सब कुछ बताया कि ऐसा क्यों होता है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? जब आप किसी मेटल रॉड को हीट करते हैं, मान लीजिए आपने किसी मेटल रॉड को हीट किया, ऑन हीटिंग क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो
आप चेक करेंगे तो पहले रेड होगा, रेड से ऑरेंज होगा, ऑरेंज से येलो, येलो से वाइट और वाइट से ब्लू। तो यहाँ से चेक करेंगे तो वेवलेंथ में क्या हो रहा है, वेवलेंथ में यहाँ पे डिक्रीज हुआ और फ्रीक्वेंसी में यहाँ इंक्रीज हुआ। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? ये कब है? जब आप किसी मेटल आयरन रॉड को जब आपने हीट किया, ठीक है। तो ये बात अब आपको समझ नहीं है। अब होता क्या है कि आप चेक करेंगे, अगर आप ये ग्राफ को चेक करेंगे, इंटेंसिटी मैंने को बता दिया, इंटेंसिटी क्या होती है बेटे, ठीक है। इंटेंसिटी यहाँ पर है आपके पास, मैंने आपको बताया इंटेंसिटी होती है पावर बाय एरिया। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इंटेंसिटी होती है पावर बाय एरिया, दैट हाउ मच एनर्जी इज इमिटिंग, पावर होती है जूल्स पर सेकेंड, तो हाउ मच एनर्जी इज इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर तो देखिए ये जो टेम्परेचर T1 है, ये जो इंटेंसिटी का लेवल यहाँ पर है, देखिए ये जो लेवल है ये मैक्सिमम लेवल की इंटेंसिटी है। इसको मान लीजिए ये λ1 की रेडिएशन है, तो इसका क्या हो गया कि इस बॉडी के अंदर से λ1 का जो रेडिएशन है मैक्सिमम बाहर आ रहा है। हाइयर वेवलेंथ और लोअर वेवलेंथ, हाइयर वेवलेंथ और लोअर वेवलेंथ उनकी वैल्यू भी आ रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है। मतलब पर यूनिट एरिया λ1 का जो रेडिएशन है मैक्सिमम बाहर आ रहा है। दूसरे रेडिएशन भी बाहर आ रहे हैं लेकिन वो कम है नंबर में, ठीक है। जो λ1 का रेडिएशन है वो सबसे ज़्यादा उस बॉडी से बाहर आ रहा है, इसलिए उस रेडिएशन की इंटेंसिटी मैक्सिमम है। बाकियों की इंटेंसिटी जो लोअर वेवलेंथ के हैं उनकी कम है, जो हाई वेवलेंथ के हैं उनकी भी कम है, लेकिन जो T1 पर λ1 का रेडिएशन मैक्सिमम बॉडी से बाहर आ रहा है। जब आप इसको इंक्रीज करेंगे T1 से T2 पे टेम्परेचर को, जब आप इंक्रीज करेंगे तो क्या देखने में आया है, वेवलेंथ डिक्रीज। अगर वेवलेंथ यहाँ इंक्रीज हो रही है तो इस साइड में क्या होगा, डिक्रीज होगी, मतलब इस साइड पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो अगर वेवलेंथ यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है तो अगर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है तो राइट टू लेफ्ट डिक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया T2 कर दिया उसको, तो T2 पर क्या है, T2 पर और भी ज़्यादा इंटेंसिटी और भी ज़्यादा एनर्जी का रेडिएशन बाहर आया और उसका जो वेव लेंथ है λ2। अब क्या हुआ, जब टेम्परेचर T2 है तो λ1 वाला रेडिएशन भी आ रहा है, ये नहीं कि वो नहीं आ रहा, वो भी आ रहा है, चेक कर लो, आ रहा है, वो तो ग्राफ के अंदर ही है, वो तो ग्राफ रेड ग्राफ के अंदर ही आ रही है। T1 के सारे रेडिएशन कवर हो गए हैं T2 के अंदर भी, चेक कीजिए जितने रेडिएशन T1 पर होते हैं वो सारे रेडिएशन T2 पर भी हो रहे हैं। लेकिन T2 पर क्या है कि जैसे T1 पर λ1 के रेडिएशन की इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, मतलब λ1 का रेडिएशन पर यूनिट एरिया सबसे ज़्यादा बाहर आ रहे थे, वैसे ही T2 पर क्या है, पर यूनिट एरिया λ2 का रेडिएशन मैक्सिमम बाहर आ रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? श्योर अबाउट दैट? इसका मतलब क्या हो गया, बोथ। इस केस में क्या हुआ, इस केस में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग व्हाट, टेम्परेचर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है और इंटेंसिटी भी इंक्रीज की है। मतलब जो रेडिएशन बाहर आ रहा है, जो रेडिएशन बाहर आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब वेवलेंथ कम हो रही है, और इंटेंसिटी मतलब पर यूनिट एरिया जो हीट बाहर आती है या हीट एब्जॉर्ब होती है वो दोनों भी ज़्यादा हो गए। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ रेडिएशन गिवन आउट पर यूनिट एरिया आल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एट, ठीक है,
क्या हो गया, जब हम एट ए गिवन टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए T2 पर या T1 पर है, एट ए गिवन टेम्परेचर क्या हो रहा है, देखिए क्या ऑब्जर्वेशन है, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, emitted increases with decrease in wavelength, ठीक है, reaches a maximum value, and then start decreasing। जैसे आप देखिए जो T1 है, इस ठीक है, जो कौन सा ग्राफ है, ये जो T1 ग्राफ है उस पर क्या है, शुरू में छोटे छोटे रेडिएशन, देखिए ये जो एरिया आ रहा है आपका, देखिए ये एरिया है, इस एरिया के रेडिएशन में क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, यस और नो। आप टेम्परेचर को बढ़ाया तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, फिर ये एक मैक्सिमम लेवल पे आई है, उस पर क्या हुआ, फिर दोबारा से इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है और वेवलेंथ क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी घटती जा रही है। ये मतलब है कि जो इमिटेड है, शुरू में क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज करेगा, यहाँ तक देखिए ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है, शुरू में क्या हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेस, ऐसे बढ़ती जा रही है। फिर उस टेम्परेचर पे आने के बाद, T1 पर आने के बाद, अब ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, अब T1 पर क्या होगा, इससे ज़्यादा पर यूनिट एरिया से रेडिएशन बाहर नहीं आ सकते, ये मैक्सिमम पीक है इसकी, क्लियर। दूसरे ग्राफ में जैसे T2 पर क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे क्या हो, रेडिएशन, ये मैक्सिमम पीक आ गया यहाँ पे। उसका क्या होगा, धीरे धीरे फिर, तो किसी भी टेम्परेचर पे क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे एट एनी गिवन टेम्परेचर उस सरफेस से सभी तरह के रेडिएशन निकलते हैं, लेकिन एक खास तरह का रेडिएशन उस टेम्परेचर के जो होता है उस सरफेस के लिए, वो मैक्सिमम इमिट आउट होता है, और उसके बाद उसमें डिक्रीजिंग टेंडेंसी दोबारा से आती है। तो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये है बिगर वेवलेंथ का या फिर, ठीक है, लोअर इंटेंसिटी का, ठीक है। यहाँ भी क्या है, यहाँ पर लो इंटेंसिटी लोअर है, लेकिन क्या है, वेवलेंथ थोड़ा सा स्मॉल। लेकिन हर एक टेम्परेचर पे एक मैक्सिमम पीक है, क्या बेटा, एक मैक्सिमम पीक है, और उस पीक पर पहुँचने के बाद इंटेंसिटी दोबारा से, पहले इंटेंसिटी बढ़ती है, मतलब पर यूनिट एरिया रेडिएशन की संख्या बढ़ती रहती है, फिर एक मैक्सिमम पीक आता है, उसके बाद फिर इंटेंसिटी घटना शुरू होती है। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हर एक टेम्परेचर पर पीक क्यों आ रही है, क्यों कलर चेंज हो रहा है, ये सब वेव थ्योरी नहीं बता पाई, दोबारा बोल रहा हूँ, ये सब वेव थ्योरी नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है जो हम बता रहे हैं, ये अभी भी हम ऑब्जर्वेशन ही लेके डिस्कशन कर रहे हैं, क्लियर है। ये सब वेव थ्योरी नहीं बता पाई, इसका मतलब है एक नई थ्योरी जरूरत है, एक नया कॉन्सेप्ट जरूरत है जो हमें बता पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट दिया मैक्स प्लैंक ने, किसने दिया, मैक्स प्लैंक ने। श्योर अबाउट दैट। तो ये अब हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हुआ कि एक्चुअल में हुआ ये कि वन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दैट कुड नॉट एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल फिजिक्स वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कि ये जो ब्लैक बॉडी जो हीटिंग करने के बाद बाहर रेडिएशन आ रहा है, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ये
क्लासिकल फिजिक्स या जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी बता नहीं पाएगी। वो क्या है? हॉट ऑब्जेक्ट्स इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि जो हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों देते हैं, ठीक है ना। जब आप किसी पीस ऑफ मेटल को हीट करेंगे फ्लेम में तो पहले वो ग्लो करेगा, फिर डार्क रेड हो जाएगा, फिर वाइट हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएगा इफ़ द टेम्परेचर इज़ हाई इनफ। फिर बोल रहा है ए वेरी हॉट ऑब्जेक्ट वुड इमिट ए सिग्निफिकेंट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑल्सो, ठीक है। क्लियर आपको ये बात? एंड श्योर अबाउट दैट वी, और दूसरा क्या है, वी कैन सी द IR रेडिएशन ऑल्सो बाय यूजिंग नाइट विजन गॉगल्स। द एग्जैक्ट स्पेक्ट्रा डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड ऑन द टेम्परेचर। A black body is an ideal object that emits all frequency radiation with spectral distribution and depends only on the temperature and not on its composition, ठीक है ना। तो जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करती है। दोबारा समझ लीजिए, ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल ऑब्जेक्ट दैट emits all frequency radiation with a spectral distribution that depends only on temperature and not on the composition। कि वो जो मेटल बॉडी है किस चीज़ की बनी हुई है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पे, कि वो कॉपर की है या आयरन की है। अगर उनका टेम्परेचर सेम है तो सेम तरह का रेडिएशन एमिट होगा विथ स्लाइट रेंज, स्लाइट चेंजेस इन व्हाट वेवलेंथ। वो तो खैर फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे रेड में बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, ब्लू में बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, तो हर एक मेटल का अपना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है, वो बात अलग है। लेकिन अगर टेम्परेचर सेम है तो दोनों मेटल क्या करेंगे, सेम टाइप का वेवलेंथ देंगे, सॉरी विथ कलर का रेडिएशन देंगे। द रेडिएशन इमिटेड बाय सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये जो है ये तो कंटिन्यू, जैसे वेव, तो वेव अगर वेव होता है तो ये वेव का ग्राफ है, ये वाला जो रेड कलर में नजर आ रहा है ना हम लोग, कि कंटिन्यूसली ऐसे इंक्रीजिंग कर रहे हैं। लेकिन ऑब्जर्व ग्राफ ये वाला जो मैंने अभी आपको पिछले एक्सप्लेन किया, कि जैसे जैसे होगा वेवलेंथ बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर यहाँ पर आकर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आके मान लीजिए T1 है यहाँ पे, तो इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो हर एक टेम्परेचर पे एक मैक्सिमम इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे निकलेगा। हर टेम्परेचर पे एक खास तरह का रेडिएशन की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। T1 पर λ1 मैक्सिमम होगा, T2 पर λ2 मैक्सिमम होगा, T3 पर λ3 मैक्सिमम होगा। दूसरे रेडिएशन भी बाहर आएंगे लेकिन उनकी संख्या कम होगी, याद रखिए इस बात को। श्योर अबाउट दैट? ये नहीं देखिए ना, जैसे ये T1 टेम्परेचर, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जितने रेडिएशन है सब बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो ये रेडिएशन और ये रेडिएशन है उनका नंबर कम है, लेकिन ये रेडिएशन का नंबर क्या है, मैक्सिमम है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर अंडरस्टूड नाउ? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। आर यू श्योर अबाउट दैट? इसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप। तो ब्लैक बॉडी है क्या? एक आइडियल बॉडी है, जो एक ऐसी आइडियल बॉडी जो क्या करती है, विच इमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाली और इमिट करने वाली बॉडी को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। विच कैन इमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन, जितने तरह के रेडिएशन होते हैं वो सभी तरह के रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिट करने वाली। तो इसमें क्या हुआ, जो ब्लैक बॉडी है आइडियल है, जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है और परफेक्ट इमिटर है, जो हर तरह का रेडिएशन क्या देती है, हर तरह का रेडिएशन आपको देती है। अगर देखा जाए तो एक बोलते हैं गुड एग्जाम्पल क्या है, एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ किसका, एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी क्या है, इज ए
holosphere is a holosphere blanket on inside जिसको अंदर से ब्लैक कर दिया गया। एक्सीलेंट एग्जांपल किसका है ब्लैक बॉडी का? एक होलोस्फीयर, प्लेटिनम का स्फीयर लेते हैं, ठीक है, ब्लैकेंड, उस पे इनसाइड को ब्लैकेंड कर देते हैं। क्लियर आपको ये बात? एंड with a small pinhole opening, ठीक है। बता रहा हूँ आपको, एक होलोस्फीयर लेते हैं, होलोस्फीयर के बिल्कुल ऊपर छोटा सा छेद होता है, अंदर उसके अंदर क्या करते हैं, प्लेटिनम ब्लैक से कोटिंग कर देते हैं अंदर वाला हिस्सा, ठीक है, और उसमें लाइट फेंकते हैं। सक्सेसिव रिफ्लेक्शन से क्या होता है? सक्सेसिव रिफ्लेक्शन से सारी की सारी जो रेडिएशन है अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता। तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट। यहाँ उस बॉडी को हीट करेंगे तो उस होल से जो सभी तरह का रेडिएशन बाहर आएगा। आर यू श्योर? क्लियर आपको बेटे की बात? तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। श्योर अबाउट दैट बेटे? एक्सीलेंट। अब जो बात आपको समझनी है कि हीटिंग करने पर जब हम मेटल रॉड को हीट करते हैं, जब मेटल रॉड को हम हीट करते हैं तो पहले वो रेड बनता है, फिर वो ऑरेंज, फिर येलो, फिर वाइट और फिर ब्लू। यस और नो? तो ये वेव थ्योरी तो बता नहीं पाई, तो इसका क्या रीज़न है? ठीक है, अरे क्लियर नहीं क्लियर? तो उसका रीज़न है यहाँ पे कि जब हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं, व्हेन ए हीट करते हैं तो उसके जो सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स होते हैं वो ऑसिलेशन में आए थे, मतलब वो अपनी मीन पोजीशन से, जो एटम्स होते हैं अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर हम उसको हीटिंग को करते जाएं तो क्या होगा? वो एटम्स और ज़्यादा जोर से अपने पोजीशन पर ऑसिलेशन स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा? दे विल स्टार्ट टू इमिट क्या? रेडिएशन ऑफ हाइयर एंड हाइयर फ्रीक्वेंसी। श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो देखिए क्या होगा, जब आप किसी मेटल रॉड को हीट करेंगी तो क्या होगा, उनके एटम जो होंगे वो ऑसिलेशन में आ जाएंगे, और ऑसिलेशन पे होने पे क्या होगा? ऑसिलेशन क्या निकलता है? ऑसिलेशन से फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो वो अब जितनी तेज़ी से वो ऑसिलेट करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी का पर्टिकुलर आपको क्या निकलेगा? रेडिएशन निकलेगा। तो ऑसिलेशन ऑफ एटम्स विल बट ऑसिलेशन ऑफ द एटम्स विल रिलीज यू फ्रीक्वेंसी एंड विल, उसका मतलब क्या हो गया? आप और हीट करते जाएंगे और हीट होती जाएगी, और उससे क्या होगा? ऑसिलेशन बढ़ता जाएगा और ज़्यादा एनर्जी के रेडिएशन आपको बाहर मिलते जाएंगे। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। अब आपको ध्यान से ये चीज़ समझनी है कि ये जो फिनोमेनन है आपके पास, जो हमने अभी बताया है, पिछला फिनोमेनन देखिए क्या था? ऑसिलेशन ऑफ एटम्स वाला, ठीक है नहीं? आर यू श्योर अबाउट दैट? तो इसको अगर आप चेक करना चाहेंगे तो कैसे होगा? यहाँ पे कह रहा है मैक्स प्लैंक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेक्ट्रल का मतलब क्या होता है? लाइट का निकलना, ठीक है ना? स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं, चाहे वो एक्सरेज हैं, चाहे वो, हम तो क्योंकि हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हमें तो जो विजिबल रेज है वो नजर आती है, लेकिन विजिबल के अलावा आप सबको मालूम है बहुत ज़्यादा और क्या होता है? बहुत ज़्यादा और भी तरह की हमारे पास क्या है? हमारे पास रेडिएशन होती है। तो वो जो स्पेक्ट्रेचर डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लैक बॉडी का, वो उसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया। वो एक्सप्लेनेशन क्या था? ही सेड दैट द रेडिएशन resulted from the oscillation of electron. Similarly, oscillation of electron in the antenna produce radio waves.
जैसे एंटीना में ऑसिलेट करके एटम और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रेडियो वेव्स देते हैं। तो रेडियो वेव्स हैं, आपके टेलीविजन वेव्स हैं, आपके माइक्रोवेव्स हैं, ठीक है जी, आपके IR वेव्स हैं, विजुअल वेव्स हैं, ये सब के सब क्या हैं, ऑसिलेशन से या लाइन स्पेक्ट्रम से निकले हुए, ठीक है। फिर प्लैंक्स रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेक्ट्रल मतलब line distribution of, he need to assume that energy of the oscillating electron was quantized and proportional. Quantization of the fixed, quantized is called fixed, quantization क्या होता है, fixed and multiple of the frequency। ये देखिए, whereas is the integer and h is a proportionality constant called as Planck's constant। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद ये जो हमारे पास ये डेरिवेशन है एक, उस डेरिवेशन का रिजल्ट एक्चुअल में ये होता है। तो खैर ये आपको रिविजन में मैं बताऊंगा कि हाउ दैट डेरिवेशन हैज़ बीन अराइव्ड, श्योर अबाउट दैट और नॉट। तो आपको अभी सिर्फ यही समझना है कि प्लैंक्स ने बताया कि ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हर तरह के रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं, आर यू श्योर अबाउट। और उनका जो नेचर होता है, उनका नेचर इस बात पे डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है। हर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर टाइप के वेवलेंथ मैक्सिमम अमाउंट से बाहर आते हैं, दूसरे वेवलेंथ भी बाहर आते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई चीज़ देख रहे हो, ठीक है, तो मान लीजिए उसका कलर ब्लू है, तो फिर बाकी रेडिएशन उस लाइट से आ रहे हैं, लेकिन ब्लू कलर का इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ब्लू कलर का रेडिएशन सबसे ज़्यादा बाहर आ रहा है, इसलिए वो लाइट ब्लू नजर आ रहा है। आप बल्ब को हाथ लगाएंगे तो बल्ब आपको लगेगा ना, गर्म लगेगा ना। तो गर्म क्या है, गर्म है IR वेव्स। तो अगर मैं आपको बोलूँगा एक बल्ब को पकड़ लीजिए हाथ से, तो क्योंकि उसमें से विजिबल लाइट आ रही है, डरने की जरूरत क्या है। तो क्या आप वो विजिबल बल्ब को पकड़ लेंगे जाके, नहीं ना, क्योंकि आपको पता है बल्ब को पकड़ते ही आपका हाथ जल जाएगा। अब जो जलाने वाली वेव्स है वो भी तो उसी में से आ रही हैं बाहर, लेकिन नजर थोड़ी आ रही है हमें, वो कौन सी है, IR वेव्स। इसका मतलब उसी बल्ब से हमें माइक्रोवेव्स भी मिल रही हैं, उसी, अब उनकी नंबर कम है लेकिन मिल रही हैं। तो अगर क्या मैं बोलूँगा आप उस बल्ब को हाथ में पकड़ लो, तो क्या पकड़ लेंगे आप, नहीं पकड़ेंगे ना। आपको पता है कि मेरा हाथ जल जाएगा। तो हाथ जलाने जो जलाने वाली रेडिएशन है वो कौन सी होती हैं, वो IR रेडिएशन होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बल्ब है जो आपके ऊपर लाइट फेंक रहा है, वो सिर्फ विजिबल लाइट नहीं दे रहा, दूसरे रेडिएशन भी दे रहा है। उसमें से रेडियो फ्रिक्वेंसी भी बाहर आ रही है, उसमें से माइक्रोवेव्स भी बाहर आ रही है, लेकिन उनकी संख्या कम है, नेग्लिजिबल है, लेकिन है। तो एक बॉडी जो है, इट इज़ गिविंग यू डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन। हाँ, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, इसलिए वो एक पर्टिकुलर तरह रेडिएशन मैक्सिमम अमाउंट में दे रही है। आर यू श्योर अबाउट दैट। तो अब हम पढ़ते हैं प्लैंक्स का डेफिनेशन। देखिए, वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वांटम, देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको एंथेटी लेवल पे बात स्पष्ट होनी चाहिए। जो रेडिएंट एनर्जी है वो क्या होगी, वो या तो एब्जॉर्ब होगी और या एमिट होगी, कंटिन्यूसली नहीं, डिसकंटिन्यूसली। अब ये जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गया। वेव के अंदर जो कुछ होता है वो कंटिन्यूसली होता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली। इसका मतलब है ये वेव से डिफरेंट फिनोमेनन है। वेव के अंदर एनर्जी कंटिन्यूसली होती है, लेकिन यहां पर क्या है, डिसकंटिन्यूसली। तो वो कौन है, दोबारा समझिए, रेडिएंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड नॉट continuously but discontinuously in the form of small discrete होता fixed, in the form of small discrete packets of energy. Each packet is called quantum, इसलिए क्वांटम थ्योरी है। इन केस ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट को पढ़ना है हमने, तो लाइट के क्वांटम को क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या बोलते हैं बेटे, फोटोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्योर अबाउट दैट, ओके।
तो ये आपको याद करना है, लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है इस थ्योरी का वो ये क्या है, वो ये है द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज directly proportional to frequency of the radiation। अब ये जो है ये भी उल्टा हो गया एक तरह से, क्योंकि वेव के अंदर जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, लेकिन यहाँ पर एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। श्योर अबाउट दैट और नॉट? आर यू श्योर अबाउट दैट? तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, यहाँ E इज इक्वल टू एच न्यू है, ठीक है जी। और सबको पता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, so in place of nu you can put C by lambda, so it can be C by lambda also। इसमें क्या हुआ, जो E है increases if frequency increases, E decreases if wavelength increases। ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। और यहाँ पर H क्या है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है बेटे यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, क्लियर। और इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, दैट टोटल एनर्जी emitted or absorbed by the body is whole number of quanta। तो E की जो वैल्यू होगी वो होगी NH न्यू, या फिर E इज इक्वल टू NH C बाय लैम्डा। ओके बेटे, श्योर अबाउट दैट? तो ये जो पॉइंट है आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब याद रखिएगा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है, ठीक है, वन आइंस्टीन एनर्जी, वन आइंस्टीन एनर्जी। ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि वन आइंस्टीन एनर्जी क्या है, ONE1, गॉड इज वन। वन आइंस्टीन एनर्जी क्या है, द एनर्जी possessed in 1 mole of quanta or photons। तो वन आइंस्टीन क्या हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी ऑफ वन आइंस्टीन, तो ये हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर, 6.22 10⁻23 इंटू H न्यू। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। क्या बोल रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी की, वन फोटोन की एनर्जी क्या होती है, H न्यू या फिर HC बाय लैम्डा। तो
तो 6.63 लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, -34। वैसे वैल्यू होती है 6.626, लेकिन फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लेते हैं यहाँ पे, इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाय लैम्डा की लिखती है 1, तो 10 पावर -10 मीटर। तो जब आप करेंगे इसको तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 6 इंटू 6 इंटू 6 तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चलेगा तो 6.63 इंटू 3, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो आंसर आ गया। तो ये 18 - 16 जूल्स आ गया, तो आंसर आ गया 1.989 10 पावर -15 जूल्स। आर यू श्योर अबाउट दैट? 50 वाट बल्ब है, ठीक है, उसमें से लाइट निकलती है 100 नैनोमीटर की, तो बताइए कितने फोटोन निकलते हैं 1 मिनट में। तो वाट का मतलब क्या है, 1 जूल पर सेकेंड। तो 50 वाट का मतलब क्या हो गया, 50 जूल्स पर सेकेंड। तो जो एनर्जी है वो होती है नंबर ऑफ फोटोन इंटू एच इंटू न्यू, नंबर ऑफ फोटोन एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू ई। तो ई की वैल्यू आ गई 50 जूल्स, ठीक है, इंटू, अब क्योंकि 50 जूल्स है, अब जो कितने मिनट तक निकली है, तो ये पर सेकंड है, तो यहाँ पे पूछा है 1 मिनट, पर मिनट के हिसाब से। तो पर मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, अगर 1 सेकंड में इतनी जूल्स एनर्जी निकली है तो 60 पर मिनट 60 सेकंड होंगे, तो आप कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 60। नंबर ऑफ फोटोन आपको निकालने हैं, ये है 6.63 10 पावर -34 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 पावर -9 मीटर। तो नंबर ऑफ फोटोन कितने आ जाएंगे आपके पास, इंटू 10 पावर -7 डिवाइड बाय 6.63 इंटू 3 10 पावर माइनस कितना बेटे 26, ये ऊपर चला जाएगा, एंड देन यू विल फाइंड आउट द आंसर। ठीक है बेटे, इजी, दैट इज़ टू इजी।